नमस्कार। भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहस फिर से गर्मा गई है और वो है सरकारी बैंकों को मिलाकर बड़े मतलब बहुत बड़े मेगा बैंक बनाने की। तो सवाल ये है कि क्या ये कदम भारत के लिए वाकई अच्छा है या फिर इसमें कोई बड़ा खतरा छुपा है। आइए इसी की पड़ताल करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बैंक मर्जर का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। आपको याद होगा 2020 में 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर 4 बड़े बैंक बनाए गए थे। अब उसी कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू करने की बात चल रही है। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। क्या भारत को सच में इतने बड़े भीमकाय बैंकों की जरूरत है? इस पूरे विश्लेषण में हम सिक्के के दोनों पहलुओं को देखेंगे, फायदे भी और नुकसान भी। अच्छा, इस बार की चर्चा में कौन कौन से बैंक शामिल हैं देखिए। बात हो रही है इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक की। प्लान ये है कि इन सबको मिलाकर एक नया बहुत शक्तिशाली बैंक बना दिया जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फायदों की। मतलब वो क्या बड़ी वजहें हैं जिनके चलते इन मेगा बैंक को बनाने पर इतना जोर दिया जा रहा है। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। आज की दुनिया में ना किसी देश की आर्थिक ताकत उसके बैंकों के साइज से भी आंकी जाती है। दुनिया के जो टॉप 50 बैंक्स हैं उस लिस्ट में चीन और अमेरिका का दबदबा है, लेकिन भारत का एक भी बैंक उस लिस्ट में नहीं है। हमारा सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, उसकी संपत्ति भी चीन के सबसे बड़े बैंक आईसीबीसी के सामने कई गुना कम है। और ये सिर्फ रैंकिंग की बात नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का भी मामला है। आप देखिए, चीन अपने बड़े बड़े बैंकों के जरिए दूसरे देशों में बेल्ट एंड रोड जैसे विशाल प्रोजेक्ट्स को फंड करता है और अपनी ग्लोबल पावर बढ़ाता है। तो सोच ये है कि भारत के पास भी ऐसे बैंक होने चाहिए जो ग्लोबल स्टेज पर देश का आर्थिक झंडा बुलंद कर सकें। अब जरा देश के अंदर की बात करते हैं। सोचिए, जब कोई 50,000 करोड़ या उससे भी बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो, मान लीजिए कोई नया न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है या पूरे देश में 5G नेटवर्क बिछाना है, तो क्या छोटे छोटे बैंक्स मिलकर इतना बड़ा रिस्क उठा सकते हैं? जवाब है नहीं, बहुत मुश्किल है। चाहे बुलेट ट्रेन हो, हजारों किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे हों या शहरों में फैलता मेट्रो का जाल, ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये देश की तरक्की की नई इबारत है। और इन कहानियों को लिखने के लिए जिस भारी भरकम पूंजी की जरूरत होती है ना, वो सिर्फ मेगा बैंक्स ही दे सकते हैं। और आज के डिजिटल जमाने में एक और बहुत बड़ा फायदा है टेक्नोलॉजी। बड़े बैंकों के पास हजारों करोड़ का मुनाफा होता है, तो वो एआई, एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड डिटेक्शन जैसी महंगी टेक्नोलॉजी पर जमकर पैसा लगा सकते हैं। इसी निवेश का नतीजा है कि हमें बेहतर बैंकिंग ऐप्स और ज्यादा सुरक्षित ट्रांजैक्शंस मिलते हैं, जबकि छोटे बैंक वो इस टेक्नोलॉजी की दौड़ में अक्सर पीछे रह जाते हैं। तो ये तो हुई फायदों की बात, लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी ताकत अपने साथ एक बड़ा खतरा भी लाती है। चलिए अब कहानी के दूसरे और शायद ज्यादा चिंता वाले पहलू पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा इस एक लाइन में छिपा है, टू बिग टू फेल। मतलब कोई चीज इतनी बड़ी और इतनी जरूरी हो जाए कि उसका फेल होना देश बर्दाश्त ही ना कर पाए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई मेगा बैंक किसी भी वजह से डूबने लगे तो वो अकेले नहीं डूबेगा, वो अपने साथ पूरी अर्थव्यवस्था को नीचे खींच सकता है। ये एक आर्थिक भूकंप जैसा होगा। हमें 2008 का लेहमन ब्रदर्स संकट याद है, जब एक बैंक के गिरने से पूरी दुनिया में तबाही मच गई थी। और ऐसे में सरकार को जनता के पैसे से इन बैंकों को बचाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें फेल होने देना कोई ऑप्शन ही नहीं होता। दूसरा बड़ा खतरा है मोनोपोली का, यानी एकाधिकार का। जरा सोचिए, अगर बाजार में सिर्फ 4-5 बड़े बैंक ही रह जाएं तो क्या होगा? कंपटीशन लगभग खत्म हो जाएगा, और जब कंपटीशन खत्म होता है तो अक्सर सर्विस की क्वालिटी गिरती है, लोन पर ब्याज दरें बढ़ सकती है और हम जैसे आम ग्राहकों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। मतलब बैंकों की मनमानी का खतरा बढ़ जाता है। और एक चिंता यह भी है कि भारत सिर्फ मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों का देश तो नहीं है। छोटे शहरों और गांवों की अपनी अलग जरूरतें होती हैं। छोटे रीजनल बैंक वहां की जमीनी हकीकत को बेहतर समझते हैं। वो जानते हैं कि किस किसान को फसल के लिए लोन चाहिए और किस छोटे दुकानदार को अपना काम बढ़ाने के लिए। सवाल ये है कि क्या मुंबई में बैठा एक मेगा बैंक ये काम उतनी ही अच्छी तरह से कर पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पूरी बहस के बाद सवाल उठता है कि भाई सही रास्ता क्या है? ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला है जिसमें एक सही बैलेंस बनाना सबसे जरूरी है। तो संक्षेप में देखें तो एक तरफ है ग्लोबल पहचान, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने की ताकत और बेहतर टेक्नोलॉजी जैसे जबरदस्त फायदे।
तो वहीं दूसरी तरफ है टू बिग टू फेल का भयानक रिस्क, मोनोपोली का खतरा और जमीनी जरूरतों से दूर हो जाने का डर। देखिए, बैंकिंग सिस्टम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है। इससे जुड़ा कोई भी फैसला करोड़ों लोगों की बचत, उनके सपनों और देश के भविष्य पर सीधा असर डालता है। इसलिए एक ऐसा फैसला है जिसे बहुत बहुत सोच समझकर ही लिया जाना चाहिए। तो अंत में सवाल यही है कि भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए? क्या हमें ग्लोबल पावर बनने के लिए बड़े बैंकों की जरूरत है, या फिर देश की जड़ों को मजबूत रखने के लिए छोटे और अलग-अलग तरह के बैंकों का मॉडल बचाए रखना ज्यादा जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देश की आने वाली आर्थिक दिशा तय करेगा।